नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रशिया के यूक्रेन को एनेक्स करने के प्लान्स के बारे में। रिसेंटली यूक्रेन के खेरसोन शहर, जिसको रशिया ने कई हफ्तों पहले जीत लिया था और उसके कंट्रोल में है, वहां पर रशियन अपॉइंटेड गवर्नर ने यह बात कही है कि हम जल्द ही रशिया का हिस्सा बनने वाले हैं। वी आर गोइंग टू बिकम द पार्ट ऑफ रशियन फेडरेशन वेरी सून। तो ये खेरसोन सिटी है यहां पर दक्षिणी यूक्रेन में। खेरसोन शहर के रशियन अपॉइंटेड गवर्नर के द्वारा दिया गया ये स्टेटमेंट आइसोलेशन में नहीं है। रशिया के कई सीनियर ऑफिशियल्स इस बारे में पहले भी हिंट दे चुके हैं, कई बार डायरेक्टली ओपनली बोल चुके हैं कि हम इन टेरिटरीज को एनेक्स करना चाहते हैं, रशिया का हिस्सा बनाना चाहते हैं। लेकिन हमारे सामने सवाल यह है कि क्या इस तरह का एनेक्सेशन लीगल होता है, इसके क्या प्रेसिडेंट्स हैं, पहले कभी ये हुआ है या नहीं। तो इन सभी एग्जांपल्स को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आगे बढ़ने से पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे टेलीग्राम चैनल से आप सभी लेक्चर्स के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर मुझसे जुड़कर आप पॉलिटी के एमसीक्यूज को फॉलो कर सकते हैं। मंडे टू वेडनेसडे शाम 6 बजे क्लासेस होती हैं, स्पेशल क्लासेस। रविवार सुबह 11 बजे अल्ट्रा कॉम्बैट आयोजित हो रहा है। इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मेरे द्वारा बनाए गए हैं। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, अच्छी रैंक यहां पर लेकर आइए तो आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। फ्री में आप सभी सब्सक्रिप्शंस अवेल कर सकते हैं अनअकैडमी के। दूसरा, अट्रैक्टिव प्राइजेस लाइक आईपैड, मैकबुक, सैमसंग फोन्स एटसेट्रा। एंड थर्ड, यू कैन विन Amazon वाउचर्स वर्थ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। ज्वाइन करने का लिंक नीचे पहले कमेंट में दिया गया है, उस पर अभी क्लिक करके एनरोल करें। एज ऑफ 20 मई 2022 यूक्रेन में युद्ध की स्थिति क्या है? तो देखिए, युद्ध के 3 महीने बाद अब रशिया उत्तरी यूक्रेन से पूरी तरह वापस जा चुका है या उसे खदेड़ दिया गया है, लेकिन ईस्टर्न यूक्रेन में उसने अपना पुश बढ़ा दिया है। ईस्टर्न यूक्रेन में लुहांस्क और डोनेट्स्क का काफी बड़ा एरिया पहले से रशिया द्वारा समर्थित जो विद्रोही गुट हैं उनके कंट्रोल में था, और अब सदर्न यूक्रेन के काफी सारे एरियाज रशिया के कंट्रोल में आ चुके हैं, स्पेशली सिटीज लाइक खेरसोन, मारियोपोल। तो मारियोपोल इज द लेटेस्ट सिटी जो 2 दिन पहले जिसने सरेंडर किया है रशिया के सामने, और बहुत लंबी और कई हफ्तों से चलने वाली लड़ाई अभी यहां पर समाप्त हुई है। तो ये सदर्न यूक्रेन काफी हद तक अब रशिया के कंट्रोल में है, और अगर ये यहां ओडेसा तक पहुंच जाते हैं तो यूक्रेन का समुद्र एक्सेस पूरी तरह से कट ऑफ हो जाएगा। लेकिन क्या इन सभी टेरिटरीज को रशिया एनेक्स करना चाहेगा? एनेक्सेशन का मतलब क्या होता है? पोजेशन टेकन ऑफ अ पीस ऑफ लैंड और अ कंट्री यूजुअली बाय फोर्स और विदाउट परमिशन। तो ये एक क्लासिक डेफिनेशन है एनेक्सेशन की, अगर रशिया इसे करता है तो। फिलहाल लुहांस्क और डोनेट्स्क को इन्होंने एनेक्स नहीं किया है। युद्ध शुरू हुआ उसी दिन दोनों देशों को रशिया ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया था। रशिया के अलावा दुनिया में कोई कंट्री इन्हें रिकॉग्नाइज अभी नहीं करता है। लेकिन इन दो रीजन्स के विपरीत रशिया ने 2014 में क्राइमिया को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। क्राइमिया इज पार्ट ऑफ रशिया नाउ, इट्स अ टेरिटरी ऑफ रशिया। तो क्या इन दक्षिणी इलाकों को भी रशियन टेरिटरी के साथ जोड़ा जाएगा? इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। अब इस बारे में इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है? क्या आप किसी भी देश में आर्मी लेकर जा सकते हैं और उसको अपने साथ जोड़ सकते हैं? इज दैट हाउ इट वर्क्स? तो ऑन पेपर ऐसा काम नहीं कर सकते। यूनाइटेड नेशंस का चैप्टर 1 आर्टिकल 2 सेक्शन 4 पहला ही चैप्टर यह बात कहता है कि जितने भी यूएन के सदस्य हैं वो फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल का प्रयोग नहीं करेंगे किसी दूसरे देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को समाप्त करने के लिए। या तो आप उसकी आजादी खत्म कर दें या फिर उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी खत्म कर दें, ऐसा काम किसी भी यूएन मेंबर को नहीं करना है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में इस बात का ध्यान रखा जाए कि डराकर धमकाकर किसी भी देश को आप कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन असलियत में ऐसा बहुत बार हो चुका है और इसके प्रमुख एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने अभी लेकर आता हूं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारी टेरिटरी का इंटरचेंज हुआ था। जो देश लड़ाई जीते थे जैसे कि यूएस, यूके, फ्रांस, इन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज हारने वाले देशों की अपने पास रख ली थी। सोवियत यूनियन भी जीतने वाले देशों में से एक था, उसने पूरे ईस्टर्न यूरोप की बाउंड्रीज को रीड्रॉ कर दिया। इनफैक्ट पोलैंड का काफी हिस्सा यूक्रेन में डाल दिया गया था। आज जो यूक्रेन का लवीव शहर है उसका नाम पहले लवोव था जब वो पोलैंड में हुआ करता था, अब इट इज पार्ट ऑफ द वेस्टर्न यूक्रेन। पोलैंड एक सैटेलाइट स्टेट बना दिया, कई सारे सैटेलाइट स्टेट बना दिए। ग्रीस को डोडकेनीज आइलैंड दे दिए गए। इटालियन सोमालीलैंड और लिबिया को ब्रिटेन ने कंट्रोल में ले लिया। इथियोपिया ने एरिट्रिया पर हमला कर दिया था। यूएन ट्रस्ट बनाए गए थे कई सारे पैसिफिक आइलैंड्स पर, और अल्टीमेटली यूएन ने इनकी जिम्मेदारी किसको दे दी? यूएसए को। तो आज भी कई सारे आइलैंड्स यूएसए के द्वारा पैसिफिक ओशन में गवर्न किए जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको एशिया के भी बताता हूं जहां पर नॉन यूरोपियन पावर्स ने एनेक्सेशन किया। इसमें सबसे बड़ा गुनहगार चाइना है। तो देखिए, चाइना 1949 में खुद अपना गृह युद्ध समाप्त करता है, एक देश के रूप में स्थापित होता है, कम्युनिस्ट चाइना की स्थापना होती है। उसी साल पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने तिब्बत पर हमला करके और तिब्बत को अपने साथ जोड़ दिया। पीआरसी का क्लेम था कि तिब्बत हमेशा से चाइना का एक वसाल स्टेट रहा है, जो भी चाइना की रूलिंग डायनेस्टीज हैं वो तिब्बत को भी गवर्न करती थी। हालांकि ये क्लेम पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि इतिहास में बहुत लंबे समय तक तिब्बत आजाद भी था। 1950 के दशक में तिब्बत से आगे बढ़ते हुए ये भारत तक आ जाते हैं। तो भारत का जो लद्दाख क्षेत्र है उसका बहुत बड़ा हिस्सा चाइना अपने कंट्रोल में ले लेता है, जिसे आज ये अक्साई चिन कहते हैं।
ये 1962 के युद्ध का एक कारण भी बना और चाइना आज भी बहुत बड़ी टेरिटरी लद्दाख में होल्ड करता है, एज वी ऑल नो, ईस्ट ऑफ द LAC। कुछ ऐसा ही घटनाक्रम 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है कश्मीर को लेकर। पाकिस्तान इसे जबरन कब्जाना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी आर्मी और ट्राइबल्स को यहां भेजा हमला करने के लिए, और इसके कारण आज भी लगभग आधा जम्मू कश्मीर क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है। दिस इज व्हाट वी कॉल द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये भी एक प्रकार का फोर्सफुल एनेक्सेशन था। इसका केस भी यूएन में गया, लेकिन आज दिन तक ये सॉल्व यूएन में नहीं हो पाया है। 1962 में अफ्रीकन देश इथियोपिया ने अपने पड़ोसी एरिट्रिया पर हमला कर दिया और कहा कि एरिट्रिया तो ऐतिहासिक तौर पर हमारा ही हिस्सा था। इट इज अ स्टेट ऑफ इथियोपिया, इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री। एक इंडिपेंडेंट, एक आजाद देश नहीं है एरिट्रिया, ये हमारा राज्य है। ये कहते हुए इन्होंने एरिट्रिया पर हमला बोल दिया। इस ऑक्यूपेशन के विरोध में एरिट्रिया के लोग हथियार उठाते हैं और एरिट्रियन लिबरेशन फ्रंट जैसे संगठन बने, जिन्होंने आजादी के लिए हथियारबंद लड़ाई लड़ी। दे फॉट विद वेपन्स, इट वाज एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। 30 साल तक ये लड़ाई चलती है, एरिट्रियन इंडिपेंडेंस वॉर इसे एरिट्रिया कहता है, और फाइनली इसने अपनी आजादी फिर से हासिल कर ली। 1976 में मोरक्को ने वेस्टर्न सहारा नाम के इस देश पर कब्जा जमा दिया। हालांकि ये पूरा देश एक नहीं है, आज भी इसके आधे एरिया पर किसी एक दूसरे फ्रंट का रूल है, पोलिसारियो फ्रंट उसे कहते हैं। तो वेस्टर्न सहारा पर मोरक्को ने इस तरह से जबरन कब्जा कर लिया था। टर्की ने 1983 में साइप्रस के द्वीप पर हमला किया और उत्तरी साइप्रस को अलग कर दिया, और ये साइप्रस आइलैंड आज दो हिस्सों में बटा है, नॉर्थ एंड साउथ साइप्रस, जिसमें से उत्तरी साइप्रस को केवल टर्की रिकॉग्नाइज करता है। उसके अलावा दुनिया का कोई भी देश इस नॉर्दर्न साइप्रस को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में मान्यता नहीं देता। इजराइल ने भी 1967 के युद्ध में कई टेरिटरीज को जीता था। उन टेरिटरीज पर इसका मिलिट्री कंट्रोल बना हुआ था, लेकिन 1980 में इन कंट्रोल्ड टेरिटरी को, जिन पर मिलिट्री कंट्रोल था, मिलिट्री शासन था, उन्हें अपने देश के साथ जोड़ लिया गया, जिनमें सबसे प्रमुख था ईस्ट जेरूसलम, जिसे 1980 में जोड़ा गया इजराइल देश के साथ। गोलन हाइट्स पर आज भी इजराइल का ऑक्यूपेशन है। गोलन हाइट्स ओरिजिनली वाज पार्ट ऑफ सीरिया, और अब धीरे धीरे इजराइल वेस्ट बैंक के इन हिस्सों पर भी अपना ऑक्यूपेशन बढ़ाता जा रहा है। तो टेक्निकली ये इसका एक ऐसा टेरिटरी है जिस पर मिलिट्री ऑक्यूपेशन है ऑन पेपर, लेकिन अब धीरे धीरे वहां इजरायलीज को बसाया जा रहा है, और जिससे वेस्ट बैंक भी अब अल्टीमेटली इजराइल में ही शामिल हो जाएगा, ऐसा लगता है, अनटिल अनलेस देयर इज सम एक्सटर्नल इंटरवेंशन। तो जब इजराइल की स्थापना हुई थी 1948 में, उस समय ये डार्क ब्राउन जितने भी एरियाज आपको नजर आ रहे हैं, ये सब इजराइल के कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन आज इन पर मिलिट्री कंट्रोल सारा इजराइल का है, और कई टेरिटरीज को इजराइल धीरे धीरे अपने साथ जोड़ता भी जा रहा है। लेटेस्ट और सबसे बड़ा एनेक्सेशन का एग्जाम्पल है क्राइमिया। तो 2014 में जब यूरो मैदान प्रोटेस्ट चल रहे थे, उस समय यूक्रेन में एक पॉलिटिकल क्राइसिस होता है। उस पॉलिटिकल क्राइसिस में जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, उनको हटाकर एक दूसरे व्यक्ति वहां पर राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। इसके विरोध में पुतिन ने क्राइमिया में अपनी आर्मी भेजी और क्राइमिया में तुरंत एक रेफरेंडम कराया, एक वोटिंग करवाई। तो वहां के लोकल लोगों ने 97% वोट्स डाले रशिया को ज्वाइन करने के फेवर में। हालांकि ये वाला जो चुनाव था, इसको यूएन आज भी बोलता है कि इसमें धांधली हुई थी, बट स्टिल रशिया सेज दैट 97% पीपल हैव वोटेड टू ज्वाइन रशिया, और इसी के बाद इन्होंने क्राइमिया को अपने साथ जोड़ा। तो रशिया ने ये दिखाना चाहा कि हम फॉर्मली सब कुछ कर रहे हैं, बाय द बुक वी आर डूइंग एवरीथिंग। अगर कोई टेरिटरी हमसे जुड़ना चाहती है तो वहां हम रेफरेंडम करा देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि पहले वहां पर आर्मी भेजी गई थी और यूक्रेन का सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पूरा वहां से हटाया गया। ये क्राइमिया का एनेक्सेशन ही एक बहुत बड़ा कारण है कि अभी का युद्ध हो रहा है। एक्चुअली अगर यूक्रेन नेटो को ज्वाइन कर लेगा तो यूक्रेन सबसे पहले यही काम करता कि नेटो में जाकर बोलता कि सर हमारी टेरिटरी रशिया ने छीन ली है, प्लीज इसको छुड़वाइए, और ऐसे में नेटो वर्सेस रशिया का युद्ध होता। रशिया इससे बचना चाहता था, एंड दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस दैट दे हैव अटैक्ड यूक्रेन प्रीएम्प्टिवली। अब बात करते हैं करंट रशियन एनेक्सेशन की। तो 2022 में रशिया ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो पहले उन्होंने उत्तर और पूर्व दोनों दिशाओं से हमला किया था। धीरे धीरे उत्तर दिशा से ये बाहर हो गए, अब केवल पूर्वी यूक्रेन पर इनका फोकस है। मारियोपोल में कई हफ्तों से लड़ाई चल रही थी, फाइनली मारियोपोल रशिया जीत गया है, और अब इसके बाद इनकी काफी आर्मी फ्री हो जाएगी दूसरे शहरों पर जाकर हमला करने के लिए। दक्षिणी यूक्रेन के इन एरियाज को अपने कंट्रोल में लेने के बाद रशिया यहां तेजी से बदलाव ला रहा है। कैसे? सभी जगह करेंसी चेंज कर दी गई है, रूबल इस्तेमाल करने के लिए लोकल लोगों को फोर्स किया जा रहा है। इंस्टॉलिंग प्रॉक्सी पॉलिटिशियंस, अपने फेवर के नेताओं को गवर्नर बनाया जा रहा है। द खेरसोन गवर्नर इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। स्कूल्स में करिकुलम चेंज हो रहा है, रशियन भाषा पढ़ाई जानी स्टार्ट हो रही है। इनफैक्ट इंटरनेट सर्वर्स को रशिया के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया है। तो जो वेबसाइट्स हैं अब वो सभी रशिया के सर्वर्स के थ्रू कनेक्ट होती हैं, ना कि यूक्रेन के थ्रू, और यूक्रेन के टीवी के ब्रॉडकास्ट को कंप्लीटली यहां पर रोक दिया गया है। सो द रूसिफिकेशन ऑफ दिस एरिया हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और भी यहां देखा गया है। यूक्रेन का सबसे बड़ा एटॉमिक पावर प्लांट जो कि दक्षिणी यूक्रेन में स्थित है, उसका नाम है ज़ैपोरिज्का। तो ज़ैपोरिज्का न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन की 20% इलेक्ट्रिसिटी बनाता है।
इस प्लांट को रशिया कंट्रोल में ला चुका है और अब रशिया कह रहा है कि अगर यूक्रेन को यहां से बिजली चाहिए तो उसका पैसा दो, यानी कि यूक्रेन को अपने ही न्यूक्लियर प्लांट से बिजली खरीदने के लिए पैसा देना पड़ेगा। और अभी क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइन सारी इस तरह से बनी हुई है कि पूरा नेटवर्क यहाँ यूक्रेन को सप्लाई करता है। तो रशिया वैसे तो कोशिश करेगा कि ये सारी बिजली वो अपने देश में ले जाए, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाने में, नेटवर्क बनाने में समय लगता है, कई साल लग जाएंगे। ये 1 या 2 हफ्तों में होने वाला काम नहीं है। अब जहां तक खेरसोन सिटी और आसपास के एरियाज का सवाल है, तो खेरसोन के गवर्नर ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि हम चाहते हैं कि हम रशियन फेडरेशन का हिस्सा बन जाएं और जल्द ही बन भी जाएंगे। रशियन गवर्नमेंट की तरफ से उनके जो क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन है डिमिट्री पेस्कोव, उन्होंने कुछ दिन पहले ये बात कही थी कि अगर कोई एरिया रशिया में जुड़ना चाहता है तो वो डिपेंड करेगा कि लोकल लोग क्या चाहते हैं। वी विल आस्क द विल ऑफ द लोकल पीपल। लोगों से पूछा जाएगा कि आप क्या चाहते हो। तो हो सकता है कि ये क्राइमिया की तरह यहां पर रेफरेंडम या प्लेबिसाइड करवाएं और डोनेट्स्क और लुहांस्क की तरह उन्हें अलग देश ना बनाएं। तो ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल अपनाई जा सकती है। हो सकता है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में यहाँ पर दक्षिणी यूक्रेन के कई शहरों में आपको इस तरह के रेफरेंडम के बारे में जानकारी या न्यूज आनी स्टार्ट हो जाए और फिर धीरे धीरे ये सारे क्षेत्र रशिया के साथ जुड़ जाएंगे। नाउ दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि यूक्रेन वापस काउंटर स्ट्राइक नहीं करता। तो देखिए इस युद्ध में क्या नतीजा आ सकता है। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आधा यूक्रेन रशिया के पास आ गया तो ये रशिया की एक बहुत बड़ी जीत होगी। पर्सनली आई फील दैट दिस इज देयर टारगेट कि यूक्रेन को तोड़ देना है और आधा हिस्सा अपने पास ले लेना है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि पूरा साउथ यूक्रेन इनके पास आ जाए तो यूक्रेन का समुद्र का एक्सेस कट ऑफ हो जाएगा। ये भी एक रशिया की बहुत बड़ी जीत होगी। तीसरा, अभी जितने एरियाज एज ऑफ टुडे 21 में जितने एरियाज रशिया के पास हैं, यानी कि ये दक्षिण और ईस्टर्न वाले, इनको लेकर रशिया शांत बैठ जाए और ज्यादा आगे आर्मी अपनी ना बढ़ाए तो ये एक तरह से रशिया की पायरिक विक्ट्री होगी। इट विल बी अ विक्ट्री बट नॉट दैट बिग अ विक्ट्री। अगर यूक्रेन के नजरिए से देखें तो उसके सामने भी 3 तरह के जीत के सिनेरियो हैं। पहला, अगर डोनेट्स्क लुहांस्क पूरे उसके हाथ से चले जाते हैं, फिर भी बाकी का एरिया सदर्न यूक्रेन उसके पास फिर से आ जाता है, तो वो उसके लिए पायरिक विक्ट्री होगी। अगर उसके पास डे 1 बॉर्डर्स आ जाते हैं, यानी कि आधा डोनेट्स्क और लुहांस्क जितना फरवरी के पहले इनके हाथ से गया हुआ था, वो तो 8 साल से ही गया हुआ है, तो ये इनके लिए जीत होगी। दिस विल बी अ विक्ट्री फॉर यूक्रेन बिकॉज देन रशिया विल बी प्रॉपर्ली डिफीटेड। और तीसरा सिनेरियो ये है कि वो आगे बढ़ते हुए डोनेट्स्क और लुहांस्क से भी पूरी तरह से रशिया के सपोर्टर्स को खदेड़ दे और पूरा रशिया इनके पास आ जाए, पूरा यूक्रेन इनके पास आ जाए। दैट विल बी अ डिसाइसिव यूक्रेनियन विक्ट्री। हालांकि इसमें क्राइमिया इनके पास आने की संभावना बहुत ही कम है बिकॉज एन अटैक ऑन क्राइमिया इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट हैज अ लार्ज नेवल प्रेजेंस ऑफ रशिया एज वेल। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। पीडीएफ्स यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो अनअकैडमी ऐप पर देश के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं। प्लेटफॉर्म पर 2 तरह के सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं, प्लस एंड आइकॉनिक। दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले लो, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स भी यहाँ अवेलेबल हैं। ऑप्शनल प्लस जीएस के कंबाइंड कोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग द प्लेटफॉर्म। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में यू गेट 1-on-1 मेंटरिंग। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 10,000 एमसीक्यू बुकलेट साथ में फ्री मिल जाएंगी और नोट्स भी आपको फ्री मिलते हैं अगर आप 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। सीएससी एश्योर के तहत 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 1 ईयर एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी इफ यू डू नॉट पास द एग्जाम और यू डू नॉट गेट सिलेक्टेड। कोई भी डाउट है आपको, बेस्ट डिस्काउंट कैसे मिल सकता है, कौन सा टाइम पीरियड वाला सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेहतर है, कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। 0% EMI पर सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। नए बैचेस हर वेडनेसडे को बनते हैं। करंट अफेयर्स का, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का मेरा कोर्स अभी ऑनगोइंग है। सैटरडे 3:30 बजे इसकी क्लास होने वाली है। वी हैव स्टार्टेड स्पेशलाइज्ड डाउट सेशंस। प्राइसेस आर गोइंग टू राइज सून फॉर द सब्सक्रिप्शन, सो इससे पहले इसे अवेल कर लीजिए। पाथफाइंडर करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज में हिस्सा लीजिए। शाम 5 बजे ये होती है शनिवार को। ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट इज टेकिंग प्लेस टुमारो इन 5 cities ऑफ इंडिया। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।